सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड CS 201, MA इलेक्ट्रॉनिक्स 210 और इलेक्ट्रिकल 208 इसके चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल फ्लो के टॉपिक 4.4 लूप्स पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में लूप क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में जैसा कि हमें पता है, लूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोड को रिपीट करना। यानी कि हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं आज भी। कि ये कोड लिखा हुआ है मेरे पास और इस कोड को मुझे क्या करना है, दोबारा से रिपीट करना है। तो रिपीट करने का मतलब क्या है कि मुझे किसी भी कारण से अपनी आवश्यकता अनुसार इसको बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो ये कोड है मेरे पास जिसको मुझे बार बार रिपीट करना है। तो हम कब करते हैं ये काम, जब हमारे पास एक ही ऑपरेशन हो जिसको मुझे रिपीटेडली परफॉर्म करना है। यानी कि ये एक ऑपरेशन है प्लस का, इस पे मुझे अलग अलग वेरिएबल बार बार चेंज करनी है। पहले ए और बी को जोड़ूंगा मैं, फिर उसमें सी को जोड़ूंगा, फिर उसमें डी को जोड़ूंगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, ये प्लस का ऑपरेशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो इसमें केवल क्या चेंज हो रहे हैं, जो इसके वेरिएबल्स हैं जिस पर ये परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो हम वेरिएबल काम में लेंगे ए प्लस बी, ये वेरिएबल का मान चेंज हो रहा है और बाकी वैल्यू ऑपरेशन जो है मेरा, वो ऑपरेशन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम किसको काम में लेते हैं, ऐसे केस में हम लूप को काम में ले सकते हैं, जहां पर हमारा ऑपरेंड फिक्स, ऑपरेटर फिक्स हो। यानी कि ऑपरेशन फिक्स है मेरा और ऑपरेंड की जो वैल्यूज हैं, जो मेरे ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस जो है मेरे, वो क्या हो रहे हैं, बार बार वही परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन और डेटा की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड, दो तरह के लूप पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। मैंने आपको बताया था, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये देखिए आप, ये क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप कौन सा है, ये वाला एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। जब तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एंट्री के टाइम पे ये पूरा लूप है जिसमें ये कंडीशन चेक हो रही है। अगर ये ट्रू है तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और वापस से ये कंडीशन को चेक करके ये तब तक परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन जो हमारी ट्रू रहेगी। और जैसे ही ये फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये इसको परफॉर्म कर रहा है और एंट्री के टाइम पर ही क्या कर रहा है, इसको चेक कर रहा है, ये एंट्री के टाइम पर ही। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ऐसे लूप जो जिनमें वैल्यू हम एंट्री करते हैं जब लूप में, तभी चेक करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है कि ये एंट्री के समय पर चेक कर रहा है इसको। और दूसरा हमने पढ़ा था एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा, कंडीशन जो होगी वो एग्जिट के टाइम पर चेक हो रही है। यानी कि हम यहाँ एंटर हो गए, ये लूप की बॉडी है, इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं हम लूप की बॉडी में, जो भी हमने ऑपरेशन दिया हुआ है। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसको परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन हम चेक कहाँ कर रहे हैं कंडीशन को, एग्जिट के टाइम पे। यानी कि एग्जिट कहाँ, जहाँ लूप खत्म हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ये हमने देख लिया था, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल्ड हमने देखे थे सी में, व्हाइल और फॉर लूप जो होते हैं हमारे, व्हाइल और फॉर लूप, ये दोनों हमारे कौन से हैं, एंट्री कंट्रोल्ड हैं। और डू व्हाइल जो है हमारा, वो एग्जिट कंट्रोल है, ये हमने देख लिया। सबसे पहला लूप है हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होगा, WHILE, डब्ल्यू स्मॉल है इसके अंदर। व्हाइल, यहाँ पर आएगा हमारा एक्सप्रेशन, फिर इसकी बॉडी ऑफ लूप। तो यहाँ पर हम देखें, ये इसका क्या है, सिंटेक्स है, ये इसका सिंटेक्स, ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। इसमें हम देखें तो ये व्हाइल जो है, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। व्हाइल जो है वो कीवर्ड है। एक्सप्रेशन जो होगा हमारा, वो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन वो होगा जो कि हम टेस्ट कंडीशन भी कह सकते हैं इसको,
ठीक है, या सिंपल कोई वेरिएबल होगा ये, जो कि इवैल्यूएट होगा, इसका मान 0 या नॉन जीरो वैल्यू के लिए, 0 या नॉन जीरो वैल्यू के लिए इसका मान इवैल्यूएट होगा। यानी कि क्या होगा, यानी कि इसमें सिंपल जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, और इसका जो भी मान है, अब ये क्या हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है, कोई कांस्टेंट मान हो सकता है, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या नॉन जीरो होनी चाहिए। यानी कि जब भी ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा, जब भी इसको रिजॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन में अगर कंडीशन है या वेरिएबल डायरेक्ट दे रखा है, उनका मान क्या होना चाहिए, इवैल्यूएट होके क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 0 या नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। नॉन जीरो या जीरो वैल्यू क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, इसके रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि ये लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं। रिजल्ट पर कैसे निर्भर करेगा, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये डिपेंड करेगा किस पर, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है, यहाँ पर इसका रिजल्ट ट्रू है, अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो ये लूप के अंदर आ जाएगा। अगर ये ट्रू है तो इसकी बॉडी में आ जाएगा लूप की, और इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा ये। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्ट यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का मान ट्रू है तो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये डायरेक्ट इसके बाहर आ जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा। और ये ट्रू, और यानी कि जीरो जब होगा, जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो इज फॉल्स एंड नॉन जीरो इज ट्रू। नॉन जीरो का मतलब अदर देन जीरो, यानी कि इसका मान क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सॉरी नॉन जीरो यानी कि माइनस भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरह का ये मान हो सकता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, व्हाइल के अंदर जो ये एक्सप्रेशन है, ये कोई भी टेस्ट कंडीशन या वेरिएबल हो सकता है, और डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं हम, यहाँ पर वेरिएबल या वैल्यू भी हो सकती है, जो कि जीरो या नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, और उसके बाद इसको अब जब इवेल्युएट करेंगे तो वो जीरो या नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू जीरो है तो उसको वो फॉल्स मानेगा, और नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब माइनस में या प्लस में है वैल्यू, तो उसको ये ट्रू मान के काम में लेगा। तो इस तरह से ये चेक करेगा, ट्रू है तो इसकी बॉडी में चला जाएगा, और अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर हमको एक दो बातें ध्यान रखनी होती हैं जब भी हम लूप की बात करते हैं, तो वो बातें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। वो क्या बातें हैं हमारी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा लूप है, वो लूप हमेशा क्या होना चाहिए, जो ये कंडीशन है हमारी, लूप की कंडीशन, ये वाली जिसकी हमने बात की, ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। लूप की कंडीशन या एक्सप्रेशन का मान कभी ना कभी क्या होना चाहिए, ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू होना ही चाहिए, अन्यथा यह इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ
कि हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास लूप की कंडीशन है, जिस कंडीशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन जो है हमारा, अगर इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सपोज़ ये ट्रू है और ये ट्रू से कभी फॉल्स नहीं होता है, तो ये क्या होगा, लूप हमेशा चलता ही रहेगा, बार-बार रिपीट ही करता रहेगा, ये इसी को एक रिपीट करता रहेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं इसको हम, कि कभी ये लूप खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जो ये कंडीशन है हमारी जो यहाँ पर दी हुई है, उसका मान इस तरह से बदलना चाहिए कि जो कभी ना कभी क्या होना चाहिए, ट्रू से फॉल्स, या फॉल्स अगर चल रहा है तो फॉल्स से ट्रू होना चाहिए, यानी कि मान बदलना चाहिए किसी न किसी एक परिस्थिति में, अन्यथा ये क्या होगा, ये एक हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जो कि परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसका हमको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लूप की बात करते हैं। तो जब ये बनाना है जब हमें, इसके लिए अब हमें क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी? लूप की जब हम बात करेंगे तो लूप में हमेशा 3 चीज़ें काम में आएँगी। सबसे पहली चीज़ तो आएगी, सबसे पहला आएगा इसके अंदर हमारा, लूप के अंदर, इनिशियलाइज़ेशन। दूसरा इसमें आएगा हमारा टेस्ट कंडीशन, ठीक है? या एक्सप्रेशन जिसको हमने कहा है। और तीसरा आएगा इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो 3 चीज़ें इसमें क्या-क्या आएँगी? इनिशियलाइज़ेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये 3 चीज़ें हमें हमेशा आएँगी हमारे पास लूप के अंदर। तो ये 3 चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? इनिशियलाइज़ेशन की। तो इनिशियलाइज़ेशन का मतलब क्या है? इनिशियलाइज़ेशन का मतलब है कि जब भी हमें लूप चलाना है, तो जो यहाँ पर हम टेस्ट कंडीशन दे रहे हैं या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसके अंदर जो भी वेरिएबल काम में ले रहे हैं, उस वेरिएबल को शुरुआत का कुछ मान मिलना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए मैंने एक लूप लिखा है, मैंने कंडीशन लिखी व्हाइल a ग्रेटर देन 5, ठीक है? और यहाँ पर मैंने कुछ इसका कोड लिख दिया है, इस तरह से। पहले इसका मतलब समझते हैं हम, तो इसका मतलब क्या होगा कि a वेरिएबल की वैल्यू जब तक 5 से बड़ी है, इस a वेरिएबल की वैल्यू जब तक 5 से बड़ी है, तब तक इस पूरे लूप को रिपीट करना है, ठीक है? ये जो कोड है इसको ये एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा, ठीक है? सपोज़ इसके अंदर कोड मैंने लिखा है कि x इक्वल टू x प्लस 2, तो ये क्या करता रहेगा, x की वैल्यू को हर बार 2 से बढ़ाता रहेगा, और ये कब तक लूप चलेगा? a की जो भी शुरुआती वैल्यू होगी, उस वैल्यू से लेके चेक करता हुआ चलेगा, जब तक ये वैल्यू 5 से बड़ी है, तब तक ये क्या करता रहेगा, इसको एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, तो हमने पहले सबसे पहली चीज़ कही है इनिशियलाइज़ेशन। तो इनिशियलाइज़ेशन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पर a की शुरुआत में कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, तो क्या होगा? इस कंडीशन ट्रू या फ़ॉल्स कैसे चेक करेगा ये? जब ये इसको इवैल्यूएट कर पाएगा तभी तो करेगा। अगर मेरे पास इस a का कोई मान नहीं है, इस वेरिएबल का अगर मेरे पास मान ही नहीं हो, तो क्या मैं इसको एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या होगा? इसकी शुरुआती मान की हमें आवश्यकता है। वो शुरुआती मान क्या है हमारा? इनिशियलाइज़ेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ेशन। तो क्या होगा? इस कोड से पहले कहीं पर मैं इसको डिक्लेयर करूँगा सपोज़, और डिक्लेयर करते ही मैंने इसको क्या कर दिया? इनिशियलाइज़ भी कर दिया वैल्यू। ये मैं अकेले को भी कर सकता हूँ कि ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद में इनिशियलाइज़ किया। तो अब यहाँ पर जब ये आएगा तो ये चेक करेगा कि क्या 8 5 से बड़ा है? क्या कंडीशन बनी हमारी? ये कंडीशन बनेगी कि 8 5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो ये अगर ट्रू हो गई है तो क्या होगा? x इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा, तो एग्ज़ीक्यूट कर देगा, ठीक है? तो पहली चीज़ जो हमारी थी वो क्या थी? इनिशियलाइज़ेशन। तो इनिशियलाइज़ेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लूप के अंदर वेरिएबल ले रहे हैं, उस वेरिएबल का शुरुआती कुछ मान होना चाहिए। अगर उसका शुरुआती कुछ मान नहीं होगा, तो जब भी हमें कंडीशन को चेक करना है यहाँ पर इसके अंदर, उस कंडीशन में हम उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है? तो शुरुआती कुछ मान होना चाहिए, और वह मान जब हम लूप की शुरुआत करेंगे, इस शुरुआत से लूप में आने से पहले, लूप की कंडीशन चेक करने से पहले ही वो मान उसको क्या कर दिया जाना चाहिए?
असाइन कर दिया जाना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए। यानी कि इनिशियलाइजेशन जो होगा वो हमेशा लूप की कंडीशन चेक करने से पहले कर दिया जाना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो इनिशियलाइजेशन है, ये इनिशियलाइजेशन, ये जो हमने यहाँ पर किया, ये लूप शुरू होने से पहले कर दिया जाना चाहिए। अगर पहले नहीं किया हुआ तो वो कंडीशन वो चेक नहीं कर पाएगा प्रॉपरली कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर हम देखें, दूसरी चीज हमने लिखी टेस्ट कंडीशन या एक्सप्रेशन, तो वो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है कि हमें एक टेस्ट कंडीशन या एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे पास। ये जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है, ये कंडीशन लिखी है पूरी, ये टेस्ट कंडीशन या एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे पास, जो कि क्या करे, जो कि हमारा इसको चेक कर पाए, जिसके आधार पर हम लूप चलाएं, जिसके आधार पर हम ये निर्धारित कर पाए कि कितना लूप चलेगा और कैसे लूप चलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमने लिखी है, तो ये कंडीशन होना जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन के आधार पर ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जो लूप है वो चलाना है या नहीं चलाना है। तो ये कंडीशन भी होना जरूरी है हमारी। तीसरी चीज आती है इसके अंदर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ अगर आप देखो, मैंने ए की वैल्यू 8 से इनिशियलाइज कर दी, और पहली कंडीशन क्या बनी मेरी, 8 इज ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर ये क्या आ गया, इसकी बॉडी के अंदर आ गया, और इसने x इक्वल टू एक्स प्लस टू कर दिया। सपोज x की वैल्यू थी इंट x इक्वल टू 2 था, तो नई वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर x की नई वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई x की नई वैल्यू। तो ये नई वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई इसकी नई वैल्यू। और नई वैल्यू 4 आने से क्या हुआ कि अब वापस ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने पर अब क्या हो रहा है, ए की वैल्यू क्या है, अभी भी 8 ही है, हमने ए की वैल्यू में तो कोई चेंज किया ही नहीं है। तो ये कंडीशन तब तक ट्रू ही रहेगी जब तक ए का मान चेंज नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर ऊपर मैंने इस जगह पर कहा था कि कंडीशन ट्रू से फॉल्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारी ट्रू चल रही है, तो अगर ये ट्रू से फॉल्स नहीं हुई तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो ट्रू से फॉल्स कब होगी, जब ए का जो मान है वेरिएबल का वो चेंज होगा। तो ए का मान जो है वो कैसे चेंज होगा, उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये 8 से घटाएंगे जब हम इसको, कभी ना कभी ये घटता हुआ कहाँ तक आना चाहिए, 5 से बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को। तो ये चीज भी यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सपोज लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू a माइनस 1। अब क्या होगा यहाँ से, ये x की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर देगा जब लूप में आएगा, फिर उसके बाद a की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। तो अब a की वैल्यू जो पहले 8 थी, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये x की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास अब 7 हो जाएगी। ये फिर से यहाँ जाएगा, चेक करेगा इसको, 7 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से तो कंडीशन ट्रू है तो वापस अंदर आएगा, x की वैल्यू को फिर से 2 से बढ़ा देगा, तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू 1 से फिर डिक्रीज होगी, ये 6 हो जाएगी a की वैल्यू इससे, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये 6 से 5 हो जाएगी, और फिर जैसे ही ये 5 होगी तो ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर अब फॉल्स हो गई। क्या कंडीशन हुई, 5 इज ग्रेटर देन 5, नो, फॉल्स होगी, और फॉल्स होते ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप नहीं बने, इसके लिए हमें क्या करना आवश्यक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना अति आवश्यक है, कि हमारा जो कंडीशन है वो कभी ना कभी इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए इस तरह से हो जाए लूप वेरिएबल का मान, कि वो इस लूप को एंड कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर से एक छोटा सा रिपीटेशन कर देता हूँ इसका, कि हमें वाइल लूप लिखना है। वाइल एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, जिसमें कि हम कंडीशन को पहले चेक करते हैं एंटर होने से पहले लूप में, और यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा जो कि कोई कंडीशन होगी, टेस्ट कंडीशन होगी, वेरिएबल हो सकता है या डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू जो होगी ये जीरो या नॉन जीरो के लिए इवैल्यूएट होगी। जीरो का मतलब होगा फॉल्स और नॉन जीरो का मतलब होगा ट्रू। नॉन जीरो माइनस या प्लस का कोई भी मान हो सकता है अदर देन जीरो।
फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो बॉडी में आके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, इसकी बॉडी से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, लूप को कभी ना कभी इनफाइनाइट लूप नहीं बने, इसलिए कभी ना कभी इस कंडीशन को ट्रू से फॉल्स होना ही चाहिए, यानी कि इसे अपनी स्थिति बदलनी चाहिए, ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू। जनरली ट्रू से फॉल्स के लिए ही हम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये तीन चीजें होनी आवश्यक है। ये सिर्फ वाइल लूप के लिए नहीं है तीनों, ये तीनों हर लूप के लिए है, किसी भी तरह का लूप हो। ठीक है, वाइल के लिए भी है ये, डू वाइल के लिए भी है, और फॉर लूप के लिए भी है। तीनों ही लूप के लिए है, ये तीनों लूप के लिए हमें ध्यान में रखनी है ये चीजें। क्या कंडीशन है, पहली है हमारी कि इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरुआती मान। तो शुरुआती मान देना हमें क्यों आवश्यक है, इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने जैसे कि समझने की कोशिश करी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू जो है शुरुआती मान अगर नहीं होगा तो ये कंडीशन हमारी हमेशा ही ट्रू ही मानता रहेगा ये इसको, और एग्जीक्यूट करता रहेगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। इस कंडीशन को प्रॉपरली चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ये मान मेरे पास शुरुआत में कुछ होना चाहिए, ताकि जिस आधार पे मैं इस कंडीशन को चेक कर सकूं। तो शुरुआती मान मिल गया, जैसा हमने यहाँ देखा 8 दे दिया है हमने। फिर जब लूप में आते हैं तो हमारे पास अंदर टेस्ट कंडीशन एक होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पर टेस्ट कंडीशन ये दी हुई है हमने, इसको चेक करके ही अंदर आएंगे, इसके ट्रू या फॉल्स होने पर तो टेस्ट कंडीशन भी अति आवश्यक है। फिर उसके बाद है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्यों आवश्यक है, ताकि इस कंडीशन को कभी ना कभी हम ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू बना पाए। जैसा कि इस उदाहरण में हमने देखा ए की वैल्यू 8 है, तो ये वैल्यू 8 ही रह जाएगी हमेशा, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर ये डिक्रीमेंट नहीं करता हूँ, और ये हमेशा 8 ही रह जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, हमेशा ये कंडीशन ट्रू ही चलती रहेगी, क्योंकि 8 हमेशा ही 5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अति आवश्यक हैं किसी भी लूप में। जनरली कुछ स्पेशल केस ऐसे हो सकते हैं जो हम आगे आने वाले जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, कि कौन सा ऐसा केस हो सकता है कि जिनमें से इनमें से किसी भी चीज को हम ओमिट कर सकते हैं। ओमिट मतलब छोड़ सकते हैं कि नहीं लिख रहे हैं तो भी हमारा काम चल जाए और इनफाइनाइट लूप भी नहीं बने, तो वो हम आगे आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये तीनों चीजें, ये तीन कंडीशन है, ये तीनों लिखनी अति आवश्यक है, चाहे हम कोई भी लूप बनाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं जो प्रैक्टिकल टू मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं, उन वीडियोस को आप अपने हिसाब से देख लें। उन वीडियोस में वाइल लूप के भी एग्जांपल हैं, तीनों तरह के लूप के एग्जांपल हैं, तो उसमें से वाइल लूप के जो एग्जांपल हैं उनको आप करके देखें। और एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पर ले भी लिया था। अब इसके अलावा मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं ये एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम in C to add given n numbers। ठीक है, यानी कि हमें n नंबर यूजर से लेने हैं और उन n नंबर्स को आपस में जोड़ना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लिया हैश इंक्लूड अब मुझे क्या लेना है, एक तो मुझे वेरिएबल लेना है, सपोज इंटीजर नंबर है तो मुझे वेरिएबल एक तो लेना है ये n, जो कि मुझे ऐड करने हैं n नंबर। तो ये वैल्यू क्या मैं लूंगा, यूजर से n की वैल्यू ले लूंगा। एक मुझे लूप वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि लूप वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, लूप चलाने के काम में लूंगा मैं। और उसके बाद में वो वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि नंबर जोड़ने हैं हमें, तो यूजर से लेने पड़ेंगे मुझे नंबर हमेशा। तो मैं एक नंबर जो है, वैसे तो ये एरे से हो सकता है इजीली प्रोग्राम, पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सम। सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर मैंने लिखा printf प्लीज एंटर
वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू जो हमें यूजर से लेनी है वो। फिर मैंने लिखा scanf %d %n, तो ये वैल्यू मैंने यूजर से ले ली n। अब हम लूप की अगर बात करें तो इसमें लूप कैसे और कितना चलेगा, मुझे n नंबर यूजर से लेने हैं और उनको जोड़ते हुए चलना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप चलाऊंगा while, अच्छा आई हम लूप वेरिएबल ले रहे हैं, तो पहले मैं इसको आई को इनिशियलाइज कर देता हूं। मैंने लिखा आई इक्वल टू 1। अब लूप कितनी बार चलेगा, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक हमें लूप चलाना है। सपोज n की वैल्यू 5 है, यानी कि तो 5 नंबर हमें जोड़ने हैं, तो कितनी बार लूप चलाना है, हमें 5 बार लूप चलाना है। सपोज यहाँ पर है, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके बाद while यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, while i is less than equal to n। अब जो आप यहाँ ध्यान से देखें, ये कंडीशन जो हमें डिसाइड करनी है, ये हमें डिसाइड करनी होती है कि कंडीशन क्या होगी, ताकि उस कंडीशन के आधार पर हम ये लूप चला सकें। अब मुझे पता है कि आई की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और कहाँ तक जानी है। सपोज n की वैल्यू 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 भी इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसकी वैल्यू n तक लूप चलाना है, इसलिए मैंने कंडीशन लेस देन इक्वल टू n लिखी है। फिर इसके अंदर मैंने लिखा, पहला नंबर ले लूं अब मैं यूजर से, तो मैंने लिखा printf एंटर नंबर। ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख के बना लें प्रोग्राम को। एंटर नंबर, फिर मैंने उसको स्कैन करवा लिया, स्कैन है %d। अब मैंने जो यूजर से नंबर लेना है उसके लिए मैंने वेरिएबल क्या लिया है, a लिया है। ठीक है, तो ये a को ले लिया मैंने %a। अब यूजर a की वैल्यू दे देगा तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं सम इक्वल टू पुरानी जो वैल्यू थी सम की, उसमें a को जोड़ दूंगा, और i की वैल्यू कर दी मैंने प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू इंक्रीज कर दी। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एफ सम, जो टोटल सम आया उस सम को मैंने क्या करवा दिया, %d यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ये प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देख लें हम। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू हमने यूजर से ले लेंगे यहाँ से। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूशन का एक अलग से हिस्सा बनाते हैं हम। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसका, n की वैल्यू यूजर से ले ली हमने, ये n की वैल्यू हमने यूजर से ले ली। सपोज यूजर ने यहाँ तक जब आए हम, n की वैल्यू यूजर ने दे दी, सपोज 4 दे दी। ठीक है, ये छोटा ले लेते हैं हम, समय कम है हमारे पास, क्योंकि 3 ले ली हमने वैल्यू। ठीक है, और इससे पहले हमने सम जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी थी, आई की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दी थी। फिर यहाँ पर जब मैं आया तो आई लेस देन इक्वल टू n, मैंने यहाँ कंडीशन चेक करी, यस कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 3 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। तो ये अंदर आया, अंदर आके इसने कहा एंटर नंबर, नंबर एंटर करने को कहा, ए की वैल्यू इनपुट करवा ली। सपोज ए, यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू इनपुट हुई, मैंने दे दी सपोज 5 दी पहले वैल्यू। तो इसने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस ए, सम की पुरानी वैल्यू क्या थी 0, प्लस ए की वैल्यू क्या थी मैंने 5 दी, ये इसमें जोड़ दिया, नई वैल्यू क्या आ गई सम की, 5 वैल्यू आ गई नई। फिर वापस यहाँ आया, आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो आई की वैल्यू इंक्रीज होकर अब क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और 2 होने के बाद में फिर ये वापस ऊपर गया, कंडीशन अभी भी सही है, ट्रू है कंडीशन, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है ये कंडीशन। तो ये क्या करेगा, फिर से अंदर आया, ए की नई वैल्यू मांगी, सपोज अब की बार मैंने ए की वैल्यू दे दी 2, फिर ये 2 वैल्यू इस पुरानी सम की वैल्यू में जुड़ गई, तो ये क्या हो जाएगी, 5 और 2 7, नई वैल्यू होगी। फिर इसकी नई वैल्यू आ गई ए की 3, यहाँ से ये कंडीशन चेक की, अभी भी ट्रू है, फिर से ए की वैल्यू मांगी, सपोज अब की बार वैल्यू दे दी इसने 3, तो ये 3 वैल्यू इसने फिर से सम में जोड़ दी, इसमें नई वैल्यू क्या आ गई इसकी 10। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी 4,
तो ये 4 होते ही यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, अब फॉल्स हो गई। आप देखो तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं, तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। और कंडीशन फॉल्स होते ही ये क्या हुआ, यहाँ से लूप से बाहर आ गया, और बाहर आके इसने सम की वैल्यू प्रिंट कर दी, जो कि क्या है हमारी 10। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जीक्यूट करके एग्जाम्पल को, प्रोग्राम को, इसको बनाकर देख लेवे इस प्रोग्राम को। और कोई समस्या हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी है sunil13982@gmail.com। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज के इसके लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे।